Hello students, welcome to my channel. Today we are going to solve top 10 MCQ questions of class 10 geography. These are the most selected questions of class 10 board exams. So इन questions को जब मैं read करूँगी you have to firstly answer them and then check whether the answer is right or wrong. So now we start. Is in which of the following states overgrazing is responsible for land degradation? Here we have given four options. Firstly we understand the meaning of the question कि इनमें से जो नीचे स्टेट्स गिवन है इनमें से कौन सी स्टेट्स में ओवर ग्रेजिंग रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। अब ओवर ग्रेजिंग क्या होता है? ग्रेजिंग होता है कि चारा चरना, जब एनिमल्स किसी खेतों में या किसी प्लॉट में जाकर घास खाते हैं, चारा चरते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेजिंग। और ओवर ग्रेजिंग मीन्स जब वो चारा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा अमाउंट में चर लेते हैं तो हम बोलते हैं कि ये ओवर ग्रेजिंग है। ठीक है, और इससे क्या होता है? लैंड को नुकसान होता है, लैंड डिग्रेडेशन हो जाती है। और ये सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट्स में है? फोर ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन इज झारखंड एंड उड़ीसा, सेकंड इज मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, थर्ड इज पंजाब एंड हरियाणा एंड फोर्थ इज केरला एंड तमिलनाडु। एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान क्या है? ये राइट आंसर है इसका। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर इज ए मैग्नेटाइट, बी पायराइट, सी हेमेटाइट, डी साइडराइट। सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर कौन सा है? अब आयरन ओर होता क्या है? ओर मीन्स ऐसा रॉक जिसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट हो, और आयरन ओर मीन्स ऐसा रॉक जिसमें आयरन प्रेजेंट है। तो ऐसा और कौन सा है? दैट इज मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट इज अवर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60% ऑफ शुगर मिल्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन डैश एंड डैश। ए उत्तर प्रदेश एंड बिहार, बी बिहार एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ वेस्ट बंगाल आएगा, सी इज कर्नाटक एंड उत्तर प्रदेश एंड डी इज कर्नाटक एंड मध्य प्रदेश। सो यहाँ मैंने बताना है कि 60% ऑफ शुगर मिल्स इंडिया में कहाँ पर लोकेटेड है। द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश एंड बिहार। 60% शुगर मिल्स इंडिया में उत्तर प्रदेश और बिहार में ही लोकेटेड हैं। सो आवर आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following non-conventional sources of energy is harnessed in the Parvati Valley near Manikaran in Himachal Pradesh? Options are A tidal energy, B geothermal energy, C wind energy, D solar energy. फर्स्टली अंडरस्टैंड करते हैं मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के पास जो पार्वती वैली है उसमें नीचे दी गई नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में से किसको हार्नेस किया जा रहा है या किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्नेस क्या होता है। हार्नेस मीन्स टू कंट्रोल एंड यूज़ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, के सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करना और उनको प्रॉपर वे में यूज़ करना, जैसे कि सन, विंड। और यहाँ पे जो एक और वर्ड आया है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का क्या मीनिंग है? यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मीन्स टू यूज़ न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मीन्स जो इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ये क्या इनएग्जॉस्टिबल है, नॉन प्लूटिंग है, क्लीन है। तो इन सोर्सेज को हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये कौन सा है? इसका कौन सा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जा रहा है हिमाचल में मणिकरण के पास पार्वती वैली में? तो वो है, हमारा आंसर है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है। अब जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? जियोथर्मल एनर्जी का मीनिंग होता है इंटरनल थर्मल एनर्जी, मीन्स जो अर्थ के अंदर की एनर्जी को यूज़ करना। क्या होता है कि जो सन की हीट या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ भी जो होता है, जो अर्थ के अंदर जो होता है वो एटमॉस्फेयर इंक्रीज होता है। तो अर्थ के अंदर जो वाटर होता है वो स्टीम की फॉर्म में बाहर आता है। तो जो जियोथर्मल पावर प्लांट्स होते हैं इसी को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, तो इसी को यूज़ किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। सो आवर आंसर इज जियोथर्मल एनर्जी।
Now the next question is, what is primitive subsistence farming known in northeastern states like Assam, Meghalaya, Mizoram and Nagaland? Firstly, understand the meaning of the question that कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में, इनमें प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को क्या कहा जाता है। अब समझते हैं प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मीनिंग है when small plots of land are cultivated using basic tools and family labor। मीन्स जब छोटे छोटे लैंड के प्लॉट्स को कल्टीवेट किया जाता है, सिर्फ बेसिक टूल्स को यूज़ किया जाता है और फैमिली लेबर को यूज़ किया जाता है, और इसको हम स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। ठीक है। और इसको मेघालय, असम और मिजोरम में और नागालैंड में क्या कहा जाता है, वहाँ इसका नेम है जूमिंग। वहाँ इसको जूमिंग बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। Now next question is, reserved and protected forests are also referred to as unclassed forest, permanent forest estate, open forest या मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते क्या हैं। तो रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट मीन्स ऐसे फॉरेस्ट जिसको गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि ये बहुत वैल्यूएबल फॉरेस्ट है, इनके अंदर कोई नहीं घुसेगा, कोई यूज़ नहीं करेगा। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मीन्स ऐसे फॉरेस्ट जो ऑलरेडी पहले ही बहुत डिप्लीट हो चुके हैं, बहुत ख़राब हो चुके हैं, और गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है, बचाना चाहती है फर्दर शोषण से, उनको और डिप्लीट नहीं करवाना चाहती, तो उनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और इन दोनों रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट। सो आवर आंसर इज बी, परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट। Now next question is, when the topsoil is washed away it is called। कि जब टॉप सॉइल वॉश अवे हो जाती है किसी भी रीज़न से, ड्यू टू हैवी रेनफॉल और समथिंग एल्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं। शीट इरोजन बोलते हैं, लेयर इरोजन बोलते हैं, पार्ट इरोजन बोलते हैं या फ्लैट इरोजन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शीट इरोजन। जब भी टॉप सॉइल वॉश अवे हो जाएगी तो हम इसको बोलेंगे शीट इरोजन, क्योंकि टॉप की लेयर मीन्स ऊपर की शीट ही इरोज हो गई, वॉश अवे हो गई, बह गई, तो इसको बोलना है शीट इरोजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियो कन्वेंशन endorsed the global forest principles and adopted dash for achieving sustainable development in the 21st century। द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन इज, जो रियो कन्वेंशन था उसने एंडोर्स किया था ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को, मीन्स उसने समर्थन किया था ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स का, अडॉप्ट किया था कोई इन 4 एजेंडा में से किसी एक एजेंडा को। किसके लिए अचीव किया था, फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए 21st सेंचुरी में। तो हमने बताना कि वो एजेंडा क्या था। पहले तो समझिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ऐसी डेवलपमेंट जो सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के लिए नहीं होती, जिसको फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ करती है, जिसमें हम रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रखते हैं, कंजर्व करके रखते हैं, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी इसको यूज़ कर सके, उससे फ़ायदा उठा सके, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो रियो कन्वेंशन ने कौन से एजेंडा को एंडोर्स किया था, समर्थन किया था, तो वो था एजेंडा नंबर 21। सो राइट आंसर इज एजेंडा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बुद्धान ग्राम दान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय डैश ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन। क्वेश्चन का मीनिंग है कि जो बुद्धान ग्राम दान मूवमेंट था किसने स्टार्ट किया था। इस मूवमेंट को क्या है, ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोला गया था। तो बुद्धान ग्राम दान मूवमेंट का मीनिंग है, ग्राम दान क्या होता है, ग्राम मीन्स विलेज, जिस ऐसी मूवमेंट जिसमें विलेजेस को ही, पूरे के पूरे विलेज को ही दान किया जाता था। तो इस मूवमेंट को ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता था। इस मूवमेंट में जो वेल्दी लैंड ओनर्स होते थे उनको कहा गया था कि अपनी लैंड, कुछ लैंड जो लैंडलेस पीपल हैं उनको दान करें, डोनेट करें, इसलिए इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा गया था।
और इस मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया था? इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इस ब्लडलेस रेवोल्यूशन, जिसको बुद्धान ग्रामदान मूवमेंट कहा जाता है, को स्टार्ट किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन राजस्थान इज नोन एज गुल्स, कुल्स, टंकास, नन ऑफ द अबव। मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन इज जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है राजस्थान में, उसको हम क्या कहते हैं? तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? जैसे मान लो कि छत है सबसे ऊपर, वहाँ पे क्या होगा, जो पानी होगा बारिश का, यहाँ बारिश का पानी होगा, यहाँ पे पाइप्स लगी होंगी, तो ये बारिश का पानी पाइप से होकर नीचे ज़मीन में पहुँच जाएगा, तो इसको हम हार्वेस्टिंग के लिए वो यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं स्पेशली इन द राजस्थान? तो इट इज़ कॉल्ड टंकाज इन राजस्थान। इसको टंका बोलते हैं राजस्थान के अंदर।